तो हम बात करने वाले हैं यार सी सेट की। ठीक है, सी सेट में सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो पहले तो हम ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं भाई कि हमारे पास यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। तो 2018 से अगर आप देखिए 2023 तक, 2023 देखो एवरेज जो नंबर रहा है वो है 27 क्वेश्चन तो हर साल लगभग आ रहे हैं। एंड इट इज़ 27 इंटू 2.5 कितना वेटेज हो रहा है यार, अराउंड 65 नंबर मार्क्स तो आराम से यहाँ पे हो जा रहे हैं। ठीक है, सो आप समझ सकते हो यार, अराउंड 65 नहीं भाई, ये 62.5 तो ऐसे हो जा रहा है, प्लस 5 कितना हो रहा है 67.5। 67.5 मतलब समझना, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपने हर क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा यार। आपको याद रखना हमारे पास सी सेट में कॉन्सेप्ट होता है यार कि सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं ना, है ना। आपको हर क्वेश्चन सही नहीं करना, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई दिस रेंज ऑफ 66। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे भी करके आसान आसान क्वेश्चन जो कि कम समय में आसानी से सॉल्व हो जाए वो आपको करने होंगे। और उसमें आपको समझना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आंसर आपके पेपर में ही दिया हुआ है जिसमें से आपको छांटना है। ठीक है, मैथ्स के अंदर रीजनिंग के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज आपको पता होगा कॉन्सेप्ट पता होगा कि नहीं पता कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर चीज़ें वही दी हुई है, उसी से आपको छांट के निकालना है। तो ये ट्रेंड हो गया भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन है ना ईयर में कितने आ रहे हैं भाई, एंड कितने हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन तो देख लिया अब हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मतलब जो पैसेज है उसमें एक पैसेज देखिए कितने क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं। तो देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर पैसेज फॉर द लास्ट 3 ईयर 2000 हमारे पास 23, 22 और 21 को कंपेयर करेंगे, बिकॉज 20 के बाद एकदम खतरनाक तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया था भाई सी सेट के अंदर, है ना। तो हमारे पास हर साल देखने को मिला कि देखो 2023 में ना 27 क्वेश्चन जो आया था उसमें 26 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक पैसेज दिया था, एक क्वेश्चन दिया था। तो आप समझना एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है, याद रखना आप। लेकिन मैं हमेशा कॉन्सेप्ट मानता हूँ यार 2 आवर अपने पास है, उसमें से 1 आवर मैं जो होता है वो पैसेज को देता हूँ, है ना। 1 आवर हमको पैसेज करना चाहिए बिकॉज पैसेज के अंदर आंसर है। और 1 आवर देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई, हमको 66 लाना है ना यार। तो कैसे भी 40+ क्वेश्चन हमको सही करने हैं, 40+ क्वेश्चन हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो एग्जाम में, है ना, तो अगर आप हर पैसेज करेंगे तो पैसेज में कंपेरेटिवली सही होने की क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है यार। तो 1 आवर फॉर पैसेज एंड 1 आवर फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत लाभदायक होता है 66+ लाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमको हर साल देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन एक पैसेज वाला जो ट्रेंड है ना, वो मतलब एक पैसेज एक क्वेश्चन वाला जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है यार। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना लेंथ कितना है पैसेज का। तो देखो भाई 2023 के अंदर 2022 के अंदर आप समझना 160, 130, 40, 50 तो कम वर्ड वाले पैसेज भी नहीं है, तो एक तरह से आप समझना मीन वाले हैं यार, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। 2023 के अंदर थोड़े से कम से छोटे हो गए स्टेटमेंट्स, मतलब जो हमारे पास जो लेंथ था पैसेज का या फिर जो वर्ड्स पर पैसेज था वो छोटे हो गए, बट 22 थोड़े लंबे आए थे भाई। अराउंड हमारे पास मैक्सिमम जो पैसेज थे वो हमारे पास कितने थे, 100 से 130 के बीच में था, बट यहाँ पे हमारे पास 70 से 100 शब्द के बीच में था 2023 में। ठीक है, तो एक तरह से आप समझना कि हाँ भाई पैसेज जो छोटे छोटे हो रहे हैं, 72 है ना 100 वर्ड्स के अगर पैसेज है तो वो थोड़े से छोटे हैं, थोड़े छोटे नहीं मैं बोल सकता हूँ कि यार कंपेरेटिवली जो पहले क्वेश्चन आते थे उससे कंपेरिजन छोटे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली पढ़ना होगा। देखो भाई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यार चीज़ों को, आप सोचोगे कि मैं बिना पढ़े कोई ट्रिक्स मिल जाए, यहाँ पे वो ट्रिक्स नहीं है। बस मैं यहाँ पे टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड रहेगा भाई, हमारे पास सबसे पहले एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद इम्प्लीकेशन। और ये सब जो करेंगे ना भाई हम यूपीएससी के PYQ से करेंगे, यूपीएससी के PYQ से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, 3 साल के PYQ से हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे यार। ठीक है, तो हम एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की, इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, बेस्ड ऑन द मैसेज ऑफ द पैसेज। हमारे पास जो क्वेश्चन जो कि होते हैं इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, है ना, हम बात करेंगे क्वेश्चन की जो कि बेस्ड होते हैं द क्रक्स ऑफ द पैसेज इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें जो होती है डिफरेंट टाइप्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, हम इसको ब्रेक करेंगे एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिकॉज आप समझना कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के सीखा जाता है, तोड़ तोड़ के समझा जाता है, वही हम करने वाले हैं यार।
तो हमने एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ भी कुछ तरीके हैं भाई सॉल्व करने के, तो आप समझना, है ना। व्हेन यू स्पॉट द इन्फ्रेंस रिलेटेड कीवर्ड, अगर आपको ऐसा मिले कि पैसेज में इन्फ्रेंस है ना, तो आपको स्कैन नहीं करना है यार, या फिर इन्फ्रेंस लिखे या फिर आपसे लिखेगा एजम्पशन बताओ, तो अच्छे से पढ़ना है, उसके आसानी से पैसेज को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमको सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम को समझना है, बिकॉज इन्फ्रेंस जो होता है वो इसी सेंट्रल थीम पे बेस्ड होता है। एंड हमारे पास जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं उस पर फोकस करना है, लाइक लास्ट में जो चीज़ होती है उसके ऊपर 10, ये सब चीज़ कंक्लूडिंग है ना, फाइनली है ना, ये जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है उस पर फोकस करना है। एंड हमारे पास व्हेन कंफ्यूज, हम दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो हमको क्या करना है भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाना है। ठीक है, ऑल्सो जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है ये वो होता है जो कि होल पैसेज के कंटेंट को रिप्रेजेंट करे, वेरेस जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है उसको कंक्लूड करो एज अ पार्ट, लिविंग अदर पार्ट अनएड्रेस। मतलब एक दो ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो तो उस ऑप्शन को आप ज़्यादा प्राथमिकता दो, उस ऑप्शन को आप आंसर मानो जो कि एक तरह से पूरे पूरे होल पैसेज को एक तरह से बता रहा हो, एज कम्पेयर टू दो ऑप्शन जो कि सही लग रहा है बट वो पूरे के पूरे पैसेज को नहीं बता रहा हो। अब कुछ सॉल्व करते हैं भाई पैसेज को। देखो यूपीएससी 2023 में आया था ये पैसेज, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर encourage companies to provide accountability and control. A fundamental reason why corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital market. Effective corporate governance enhance the access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth and employment. Investors look to place their fund where the standard of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment of all stakeholders are met. हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस की बात करनी है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो देखो ये जो होगा ना, ये आपको सही लग रहा होगा बट थोड़ा समझना हमको। देखो जब दो ऑप्शन हमको सही लगे तो हमको क्या करना चाहिए, जो पूरा पूरा होल पैसेज को बताया उसको ध्यान देना है। ठीक है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म, ये भी सही है। देखो ये दोनों सही लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की बात की नहीं गई है। एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन, कहीं भी सप्लाई चेन की बात नहीं की है। An important agenda of the country around the world is to ensure access to good external financing. ये important एजेंडा है क्या कंट्रीज का भाई, कहीं भी लिखा हुआ है क्या? देखो ये लिखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही बात है ना। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कैपिटल मार्केट की बात भी की गई है बट इट एंश्योर्ड दैट फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ना भाई ना, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ये नहीं बोलता कि देखो आपको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना है। सबसे मेन आइडिया है, जो मेन सेंट्रल थीम है, ये है कि हमारे पास मेन जो बात किया गया वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात किया गया। ठीक है, इट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स, ये हमारे पास मेन आइडिया है। सेंट्रल थीम को समझना है यार। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा आपको। It is certain that sedition, war and contempt or breach of law are not so much to be imputed to the wickedness of the subject as to the bad state of a dominion. For a man not born for citizenship but must be made so. Beside, man's natural passion are everywhere the same, and its wickedness more prevails, and more offences are committed in one commonwealth than in another. It is certain that the former has neither enough pursued the end of unity nor framed its law with sufficient forethought, and that therefore, ये जो concluding remarks हैं, therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth. हमसे क्या पूछा गया है
विच among the following is the most logical and rational inference। हमको क्या पूछा गया है, इन्फ्रेंस की बात की जा रही है, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस की बात करनी है। सीडेशन, वॉर एंड ब्रीच ऑफ लॉ आर इनएविटेबल इन एवरी, इनएविटेबल कहीं बोला गया है क्या, नहीं, तो हटा दो। एलिमिनेशन से चलो यार, हमेशा सही आंसर नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन एनी डोमिनियन, ना भाई ना, पीपल्स के अलावा सोवरेन है ऐसा कहीं नहीं बोला गया। डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यू द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लव फॉर गुड सिटीजनशिप, ये बिल्कुल सही बात है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लाइज अ गुड डोमिनियन, गलत बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा सी। तो मैं मानता हूँ यार, देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है, बट आप समझ लो यार 10 में से आपको समझ कर इस तरीके से आप 8 क्वेश्चन सही कर पाओगे यार। और थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा बढ़ाओ, क्वेश्चन हम कहते हैं कि स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे स्पीड करना भूल जाओगे, कुछ टफ होंगे तो टाइम लगेगा, तो उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसीलिए फास्ट रीडिंग करो यार, जो आसान होगा तो आसानी से हो जाएगा, बट जो टफ होगा उसको छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में कर लेंगे। नाउ एक और पैसेज है, computers increasingly deal not just with the abstract data like credit card details database, but also with the real world of physical object and vulnerable human bodies. A modern car is a computer on wheel, an aeroplane is a computer on wings. The arrival of the internet of things will see computer baked into everything from road sign and MRI scanner to prosthetics and insulin pumps. There is little evidence that this gadget will be any more trustworthy than their desktop counterpart. Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemakers. Which one of the following statement best reflect the most critical inference? हमको फिर से inference की बात करनी है, that can be made from the passage. Computers are not completely safe. इसमें ना inference based क्वेश्चन जब तक चारों स्टेटमेंट ना पढ़ लो आप आंसर मत देना, ठीक है। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई, और ये थोड़ा सा गलत भी है। स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी लॉस आर नीडेड, सेंट्रल थीम ये नहीं है। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट आवर लाइफ्स इन फ्यूचर, ये सेंट्रल थीम है। कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ, ये भी सही हो सकता है, और जो सेंट्रल थीम है, जो ट्रेंड हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का देखने को मिल रहा है यार, वो कंप्लीटली सेफ नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं मानता हूँ अगर आप ए और डी में कंफ्यूज हो जाओ, है ना, चलेगा, बट आपको ये भी समझना है कि इतने तक कंफ्यूज ना हो जाए कि आपको अलग ही क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ एक तरह से एक्सट्रीम वर्ड है जनरली, इस तरह से आप जो थोड़े से एक्सरे आपको बताया था ना मैं तरीका, कि जो चीज़ जो होगी ना सही तो होगी, बट जो इम्प्लिसिटली अगर हमारे पास पैसेज के अंदर नहीं दी गई तो उसको हमको थोड़ा एलिमिनेट करके चलना है, ठीक है। आंसर क्या होगा डी, यही हमको सीखना है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे टिक करना है, कौन सा टिक नहीं करना है। Our cities are extremely vulnerable to climate change because of the large concentration of population and poor infrastructure. Moreover, population density are increasing in them, but we have not yet developed the system of addressing climate change impact. Our cities contribute to 65% of GDP, but there are not enough facilities to cater the needs of the people. It is important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital for identifying sustainable solution. We need to improve citizen in city planning, create an ecosystem that meet the needs of the people, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, which of the above is the most logical rational inference, हमको फिर से inference बताना है भाई, most logical, ठीक है। Our cities need to have a fully or cities need to have well defined administrative setup with sufficient autonomy, कहीं ऐसा बात की गई है क्या, नहीं बात की गई है। Every increasing population density is an hindrance in our effort to achieve sustainable development, यहाँ कहीं भी नहीं की गई, extreme word. To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability related interventions, ये भी सही, एक तरह सही लग रहा है। Public private partnership mode of development is a viable long term solution for the infrastructure, कहीं भी ये बात नहीं की गई है। आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में आपको आज तभी होगा जब मैं जो तरीका बताया ना शुरुआत में, कि पहले जो पैसेज के बेस में अगर दो चीज़ के बीच में कंफ्यूज हो जाओ तो हमेशा पैसेज में जो इम्प्लिसिटली मेंशन है उस पर ध्यान देना यार, और जो हमारा जनरल स्टडीज वाला नॉलेज है उसको हटा के रखना।
तो ये हमने देखे इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे।